हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। लास्ट वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स के बारे में रीड किया था। डायग्राम को भी देख लो स्टूडेंट्स, देखना। यानी कि जो फीटस का है वो ब्लड ग्रुप के देखो क्या है, RH पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, यानी कि इनका क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप इसके अंदर जाता है तो उसकी वजह से एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है। और फिर वो एंटीबॉडीज किसके ऊपर अटैक कर रही है? यहाँ पर ध्यान दिख रहा होगा आपको, किसके ऊपर अटैक कर रही है? बेबी के ऊपर, फीटस के ऊपर क्या कर रही है? अटैक कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने किसके बारे में रीड किया था? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स के बारे में हमने क्या किया था? अच्छे से रीड किया था। अब अपने किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। मैंने आपको ध्यान में देना, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स जब करवाया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नाम लिया था। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड को क्या करना? ट्रांसफर करना, या फिर उससे ब्लड को लेना। ठीक है, या फिर उसका मतलब ब्लड क्या करना? लेकर स्टोर करना। तो इन सबको क्या बोला जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है। सबसे पहले ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसने किया था? जीन बपिस्टे ने किया था। एक फ्रेंच फिजिशियन थे। ठीक है, 15 जून 1667 को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने 15 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर, यानी कि एक शिप में से क्या किया था? ब्लड को किसके अंदर डाला था? 15 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर क्या किया था? ब्लड को डाला था। अल्सो 10 ईयर्स लेटर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस वाज प्रोहिबिटेड। लेकिन बाद में एनिमल्स से मतलब क्या कर दिया गया? यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था? एनिमल से यानी कि ह्यूमंस के अंदर ब्लड को ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन बाद में उसकी वजह से क्या होता था? एनिमल्स की काफी ज्यादा डेथ होनी शुरू हो गई। तो इस वजह से इसको क्या कर दिया? एनिमल से मतलब ब्लड को लेने को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब अपने बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कब होती है, यानी कि हमें कब जरूरत पड़ेगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें चाहिए, या फिर क्यों जरूरत पड़ती है, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है? एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग। कई बार क्या हो जाता है? इंजरी वगैरह ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाती है? काफी ज्यादा हो जाती है। तो उस वजह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ब्लड की जो डेफिशिएंसी होती है, सीरियस जो ब्लड डेफिशिएंसी होती है, उसके बारे में अपने देखते हैं कि जो ब्लड की जो डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से ड्यूरिंग सर्जरी, ऑपरेशंस वगैरह के टाइम के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, जैसे अभी देखा होगा आपने 1 या 2 साल पहले, यानी कि यहाँ पर एक डेंगू का काफ़ी ज़्यादा चला था। ठीक है, तो उस टाइम के अंदर प्लेटलेट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स ऑफ हीमोफीलिया, जिसके अंदर मतलब ऐसा पेशेंट जिसके अंदर यानी कि मतलब एक बार कोई भी इंजरी वगैरह हो जाए तो उसकी ब्लीडिंग नॉर्मली नहीं रुकती, जल्दी से नहीं रुकती, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, उस पेशेंट को काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर आरबीसी की कमी होती है, यानी कि ब्लड की क्या रहती है? डेफिशिएंसी रहती है, उसको क्या बोला जाता है? आरबीसी की जो डेफिशिएंसी होती है उसको क्या बोला जाता है? सिकल सेल एनीमिया। ओके स्टूडेंट, अब अपने बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस के बारे में अपने क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो देखना, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन क्या होती है, यानी कि 2 टाइप से अंदर होती है। एक तो ब्लड को क्या करना? कलेक्शन करना। ठीक है, और दूसरा क्या? ब्लड को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ब्लड के कलेक्शन के बारे में अपने क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो देखना, ब्लड का कलेक्शन क्या होता है? बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन, डोनर इज एग्जामाइंड मेडिकली, यानी कि जो इंसान ब्लड देने आया है, यानी कि जिससे ब्लड हमें कलेक्ट करना है, उस डोनर को अच्छे से सबसे पहले क्या किया जाता है? मेडिकली चेकअप किया जाता है, यानी कि किसी भी टाइप के मतलब कोई इशू वगैरह ना हो, यानी किसी भी टाइप की कोई डिजीज ना हो। ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे में ट्रांसफर ना हो जाए। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में ब्लड फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड टू द स्पेशल स्टेरलाइड पाउचेज कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे पाउच के अंदर क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर क्या हो? एंटीकोगुलेंट, मतलब ऐसा पाउच जिसके अंदर जो ब्लड है वो स्टिक नहीं होता। स्टिक मतलब क्या होता है? चिपकता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं होता? चिपकता नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? एंटीकोगुलेंट पाउचेस बोले जाते हैं। कैनुला ऑफ सुटेबल कैपेसिटी, कैनुला भी जो अपने हैंड पर लगाया जाता है कैनुला, वो भी सुटेबल कैपेसिटी का होना चाहिए। द कलेक्टेड ब्लड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर रखा जाता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना हो पाए। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म, ब्लड का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। द स्टोर्ड ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट्स लाइक ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एटसेट्रा वगैरह, ये वाला सारा के सारे
मतलब उनके क्या किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। आफ्टर ब्लड कलेक्शंस, ठीक है, तो उस इंसान को कुछ टाइम के लिए मेडिकल सर्विलेंस के अंदर रखा जाता है, यानी कि मतलब देख रेख में रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है ब्लड देने के बाद में, ठीक है, यानी कि ब्लड को कलेक्ट करने के बाद जिस इंसान से ब्लड कलेक्ट किया जाता है उसको चक्कर वगैरह आने का, ठीक है, या फिर मतलब हेजिटेशन सा रहता है, सॉरी नर्वसनेस सा, ठीक है, यानी कि तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, कई बार क्या होता है फीवर वगैरह भी आना शुरू हो जाता है, तो इन वजह से क्या किया जाता है उसको मेडिकल सर्विलेंस में अंदर रखा जाता है। और नॉर्मली जो प्लाज्मा वगैरह है यानी कि जो ब्लड है वापस 2 और 3 डेज के अंदर रिकवर हो जाता है और कंप्लीटली 36 डेज के अंदर ब्लड सेल्स वापस क्या हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को। अब इसके बाद में आता है ट्रांसफ्यूजन। अब ये ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, देखना स्टूडेंट्स, तो ट्रांसफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखना ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, जब कलेक्शन करना मतलब किसी इंसान से ले लिया, अब वो पैकेट में है, ट्रांसफ्यूजन करना यानी कि उस पैकेट से मतलब आगे किसी को क्या करना, ट्रांसफर करना, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है। प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट ब्लड, यानी कि सबसे पहले तो उसको ब्लड मैच किया जाना है। अब पेशेंट को ए ब्लड ग्रुप चाहिए तो उसको ए टाइप का ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, ठीक है, आरएच फैक्टर और एबीओ दोनों चेक किए जाते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं किसके बारे में, द कलेक्टेड ब्लड इज वॉट आउट ऑफ स्टोरेज एरिया जस्ट 30 मिनट्स बिफोर स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन। देखना स्टूडेंट्स क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्लड ले लिया और उसको मतलब मार्केट में घुमा फिरा कर ला रहे हो, ठीक है, कहीं होटल पर बैठ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, यानी कि जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है तो बिफोर 30 मिनट्स, 30 मिनट से पहले ही आपको क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस को कंप्लीटली डन करना है। ब्लड इज ट्रांसफ्यूज ओनली थ्रो intravenous mode. This is 4 hour long procedure which is mediated by the help of a cannula. Blood is transfused only through the intravenous mode. This is a 4 hour long procedure which is mediated, यानी कि जो ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है वो कैनुला वगैरह की तरह बिल्कुल स्लो प्रोसेस में किया जाता है, जिसको 3 to 4 आवर्स नॉर्मली लग जाते हैं। मेडिसिन आर गिवन टू द, कई बार क्या होता है जब ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो फीवर, चिल, पेन, साइनोसिस, इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट बीट वगैरह कुछ ऐसे नॉर्मल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन वगैरह डॉक्टर्स दे देते हैं। अब जो ट्रांसफ्यूजन होता है ये ध्यान में देना स्टूडेंट, दो टाइप के अंदर होता है, एक तो एलोजेनिक होता है और एक कौन सा होता है, ऑटोजेनिक होता है। ऑटोजेनिक कौन सा होता है, ध्यान देना, जैसे ये 2 पर्सन है तो एक पर्सन का ब्लड अगर दूसरे में डाला जाता है तो उसको बोला जाता है एलोजेनिक। क्या बोला जाता है, एलोजेनिक, ठीक है। और अगर जो क्या है ऑटोजेनिक, क्या होता है, ऑटोजेनिक के अंदर क्या होता है, अगर उस पर्सन का ब्लड निकाल कर वापस उसी में डाल दिया जाए, ठीक है, उसी से लिया और उसी में वापस डाल दिया, जैसे मेरा ब्लड लिया और वापस मुझ में डाल दिया गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑटोजेनिक बोला जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन वगैरह, जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं तब तो डॉक्टर्स को पता होता है कि ब्लड क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब ब्लड को वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको हमेशा, यानी कि वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं कि कुछ ब्लड को पहले निकाल लेते हैं और फिर ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेटेड क्या किया जाता है, उसको वापस उसमें डाल दिया जाता है। और इसमें सेफ कौन सा रहता है, ऑटोजेनिक रहता है, क्योंकि खुद की बीमारियां खुद में रह जाती, किसी दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती, या फिर किसी दूसरे की बीमारियां हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं होती। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान देना किसके बारे में देखना है, प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो प्रिकॉशंस यानी कि ध्यान रखने वाली बातें क्या होती है जब भी अपने मतलब ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, ए बी ओ एंटीजन, ए बी और ओ एंटीजन को मैच करना कंपलसरी है। आर एच फैक्टर को मैचिंग करना क्या रहता है, कंपलसरी रहता है, क्योंकि आर एच अगर इनकम्पेटिबिलिटी होगी तो हमने देखा था एग्लूटिनेशन प्रोसेस होगी और जिसकी वजह से डीसी तैयार हो जाएगा, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। टेस्टिंग डोनर ब्लड फॉर द एब्सेंस ऑफ एनी पैथोजन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जिस इंसान से ब्लड लिया जा रहा है उसको अच्छे से चेक करना चाहिए कहीं वो सूटा वूटा लगा के ना आ गया हो, यानी कि कोई हार्मफुल, यानी कि जो कोई नशा वगैरह है या टॉक्सिक सब्सटेंस लेकर ना आ गया हो, ठीक है। स्टोरेज ऑफ कलेक्टेड ब्लड इन रेफ्रिजरेटेड कंडीशन, यानी कि उनको फ्रिज वगैरह के अंदर रखा जाना चाहिए। इन एवरी सर्कमस्टेंस प्रोटेक्टिंग द कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम कंटेमिनेशन, कभी ब्लड मिक्स नहीं होने चाहिए, कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लड कलेक्शन या और ट्रांसफ्यूजन जो है ये फिजिशियन या फिर डॉक्टर की प्रेजेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर पर ले आए और घर पर ही बैठकर चढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा फिजिशियन या फिर डॉक्टर की प्रेजेंस के अंदर करना चाहिए। और अगर कई बार क्या होता है, अगर ट्रांसफ्यूजन के टाइम में केयर
केयरलेसनेस की वजह से क्या होती है, कुछ डिजीज हो जाती है। कौन कौन सी? HIV1, HIV2। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HTLV ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, ठीक है। और इसके बाद में और कौन सी रहती है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, और क्रूज़फेल्ड जैकब डिजीज, ठीक है। ये एक बेटा जेनेटिक डिजीज होती है, हमने जो थर्ड चैप्टर के अंदर रीड किया था उस टाइप की डिजीज रहती है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।